हमने पिछली क्लासेस में बैलेंस शीट को देखा था और एक अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंतर्गत बैलेंस शीट एक इम्पोर्टेंट पैरा है। इसके बाद हमने सेकेंड क्लास के अंतर्गत अपने नोट्स पैरामीटर को समझा था कि क्या क्या हम टैली सीरीज के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कंसेप्ट हमारे रहेंगे। ये हमने जो है कि सेकेंड क्लास लेक्चर के अंतर्गत देखा था। आज हम देखते हैं डेबिट और क्रेडिट से संबंधित कुछ नियम और कुछ बेसिक जानकारी जो अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पर एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है ये कंसेप्ट समझना। और जब आप क्लास बाय क्लास वीडियोस को अटेंड करेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे, तो बखूबी इन सभी कंसेप्टों को आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। आवश्यक है कि आप जब लेक्चर क्लास अटेंड करने के लिए बैठें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जहां आवश्यक हो वहां पर आप उन पॉइंट को नोट कर लें, क्योंकि कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी भाषा में लिखे होते हैं और अपने तरीके से लिखे हुए बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। फिर अपना रूटीन लिखने का सलीके कैसा भी हो, लेकिन हम अपनी भाषा यानी कहते हैं ना कि अपने हाथों की तो जली हुई रोटी भी अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट यहाँ पर भी फिट बैठता है। अपने हाथों से अपना लिखा हुआ, अपने नोट्स बनाए हुए कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको हम बेसिक कहेंगे, जो जरूरी है हमारे लिए, उसी कंसेप्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसके अंतर्गत पहला कंसेप्ट तो यही रहेगा, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो यह एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से व्यापार के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक व्यवहार, क्या कहा गया, वह मैकेनिज्म जिसके अंतर्गत व्यापार के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक व्यवहार का लेखा जोखा रखा जाता है, आय और व्यय रखा जाता है, वही हमारा अकाउंटिंग है। क्या फायदे हैं? तो हर व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी होती है। व्यापार के अंतर्गत नफा नुकसान क्या हो रहा है, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई है, वो हमारी पता चल पाता है। क्या हमारा बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कितनी हमारी देनदारीज है, लाइबिलिटीज कितनी है, हमारे पास असेट्स क्या है, हमने व्यापार को चलाया तो लेकिन क्या कमाया। और एक अकाउंटिंग के लिए, एक बिजनेस के लिए, एक व्यापार के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, चाहे व्यापार छोटा हो या बड़ा हो। अब समस्या यहाँ आती है कि जब एक साल पूरा होने को है या एक साल पूरा हो जाता है, इसके बाद यदि व्यक्ति सोचे कि मैं पूरे वर्ष का कैलकुलेशन कर लूं, तो ये संभव नहीं है। हाँ, एक छोटा व्यापार, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन उसने कर लिए, लेकिन एक्यूरेट एक एक का हिसाब मिल जाए, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यदि कोई व्यापारी कई प्रकार के व्यवहार करता है और वो कॉपी में लिखता भी है, अपने लेजर बही खाता में लिखता भी है, तब भी कहीं ना कहीं उसके लिए समस्या बनी रहती है कि या तो वो एक अच्छा व्यापारी हो सकता है जिसमें हर सामान का, हर मूल्य का कब इंक्रीमेंट होगा, कब डिक्रीमेंट होगा, उसके आधार पर और किस किस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इसको वो बखूबी कंसेप्ट वाइज कर सकता है। या फिर हर लेखे को वो जोड़ हिसाब करके लिख कर चलेगा। अब समस्या यहां आती है कि जब कोई व्यापारी किसी माल को लेता है और बेचता है, तो उसी को वो बुक में लिखता है और बुक में लिखे हुए के आधार पर वो तुरंत डिसीजन ले कि इसमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है कितने का हो रहा है। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि सामने पार्टी खड़ी हुई है, वो पूछ रही कि क्या इतने में दे रहे हो, यदि आप छोड़ रहे हो तो मैं लेने को तैयार हूं, नहीं छोड़ रहे हो तो जयराम जी की। अब व्यापारी सोचता है, कैलकुलेशन करता है, मैं बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, कल रेट कम हो जाएगा, कल बताऊंगा, इतने में जो है कि ग्राहक चला जाता है। यदि उसके पास एक ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि वो तुरंत एंटर करके देख ले कि हाँ इसमें मुझे नुकसान है कि मुझे फायदा है, मैं इतने में छोड़ने को तैयार हूं, उसने कहा कि मुझे 2 रुपए मिल रहे हैं, बात खत्म हुई, चुटकी बजाते काम खत्म कर दिया उसने।
तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि हम टेली अकाउंटिंग कंसेप्ट पर काम करें। जो लेखा बही है, आपकी पुरानी पुस्तक है, आप उसमें बखूबी लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पर एंट्री करने से बेनिफिट है कि आप एंटर करिए, सब आपके सामने तुरंत आप डिस्प्ले देखिए, अकाउंट के इन्वेंट्री के अंदर जाइए, स्टॉक में आपको पूरा मिल जाएगा क्या है क्या नहीं, कितने का परचेज था, कितने का प्रॉफिट आपको हो रहा है, वहां पर तुरंत आप देख पाएंगे। आपको पन्ने पलटने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, सारा परचेज परचेज में है, सेल्स सेल्स में है, स्टॉक स्टॉक में है, सब कुछ वेल। तो ये एडवांटेज यहाँ पर हमें अकाउंटिंग मिल रहा है। और अब अकाउंट की बात करें तो अकाउंट और कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रणाली क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे यानी एक कहने का आशा है कि एक छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास व्यापारी, एक बड़े व्यापारी, सबके लिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि वो अकाउंटेंट के ऊपर तो रहे, अकाउंट से काम करवाए, लेकिन खुद भी इस बात का नॉलेज रखे। उसको देखना है तो हमेशा अकाउंटेंट उसके पास नहीं रहेगा, कंप्यूटर उसके पास हमेशा रहेगा, ऑफिस में वहीं रहेगा और तुरंत देख करके वो सेल कर सकता है। और यही कारण है कि आज अधिकांशतः व्यापारी एक सॉफ्टवेयर प्रणाली को चाहते हैं, एक स्मार्ट वर्क वो चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो क्या दे रखा है, अकाउंटिंग यह एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की आर्थिक जानकारी को समझना, रिकॉर्ड करना, सारांश निकालना, उसका निष्कर्ष क्या रहा, और रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में निर्णय लेने में आसानी हो जाती है कि वित्तीय वर्ष में क्या रहा, क्या इस बार हमारा प्रॉफिट जाने वाला है, क्या लॉसेस में हम हैं, ये पूरा यहाँ पर डिटेल दिखाता है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग जिसकी अपने हम बात की, मोटे मोटे पॉइंट में हम समझ लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग से हमें किसी विशेष पीरियड, खासतौर पर वित्तीय पीरियड की बात आती, वित्तीय वर्ष की बात आती, लेकिन हम चाहें कि हमारा बिजनेस किस सेशन में ज्यादा चलता है। जैसे कई व्यापारी हैं जिनका पूरे वर्ष नहीं चलता, कुछ पर्टिकुलर समय उनके लिए आता है। जैसे आपने देखा हो खाद बीज वाली दुकान, कब बिकेगा खाद बीज, जब फसल बोने का समय आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो शादी समारोह का सामान रखते हैं उनका कब चलेगा, जब सीजन आएगा शादियों का। तो किसी विशेष पीरियड में कितना लाभ हुआ, बाकी समय भी चलता है, खाद बीज वाले की दुकान से खाद बीज बाकी समय भी जाता है, लेकिन कितना गया, कौन से सेशन में कब गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अकाउंटिंग से किसी विशेष, खासतौर पर हम यहाँ पर किसी विशेष पीरियड की कब की बात करें, वित्तीय वर्ष, एक वर्ष का पूरे का आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, निचोड़ सकते हैं कि हमने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया है यहाँ पर, या कहीं लॉस में तो नहीं है, हमें प्रॉफिट लॉस हुआ यह समझ सकते हैं। फिर हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि डिसीजन मेकिंग वाला जो है डिसीजन हम तैयार कर सके, वो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो पाता है। व्यापार की संपत्ति और दायित्व के बारे में जान सकते हैं कि कितना हमारी लाइबिलिटीज खड़ी हुई है, कितनी हमारी असेट्स खड़ी हुई है। और ये बहुत जरूरी भी है कि आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो हमारे लाइबिलिटीज हैं उनको कैसे डिक्रीज किया जाए, असेट्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, उसका पूरा कंसेप्ट हमारे पास यहाँ मिल पाएगा। बिजनेस में कितनी संपत्ति है, वही एसेट्स, बिजनेस पर कितना ऋण है यदि कोई लोन लिया है, बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, ये भी बहुत जरूरी है कि हमने कैपिटल कितना लगाया था। एक बिजनेस 5 करोड़ की कैपिटल से खड़ा किया गया, आज की स्थिति में 5 करोड़ ही उसकी एसेट्स है, तो फिर क्या कमाया आपने, इतना तो आपका कैपिटल ऑलरेडी है। 5 करोड़ का ही निवेश किया होता तो आप काफी कुछ अर्न कर चुके होते, तो फिर बिजनेस में क्या। हाँ, यदि आपने उस बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक आपका 5 करोड़ का खड़ा है, 1 करोड़ का खड़ा है, 2 करोड़ का खड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि ठीक है हमारे पास कैश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है कि स्टॉक इन हैंड में है, हमारी क्या क्या असेट्स है उसमें ये है दिखाई दे रहा है, तो प्रॉफिट ऑन पी एंड एल जो है कि कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, तो यहाँ पर हम वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारणों को समझ सकते हैं, किस कारण हुआ। ऊपर दिए गए फायदों से हमें आसानी से समझ में आता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की आत्मा है। जिस प्रकार शरीर संचालन के लिए आत्मा का होना आवश्यक है, उसी प्रकार बिजनेस संचालन के लिए अकाउंटिंग का होना आवश्यक है। अकाउंटिंग नहीं है तो बिजनेस धम से गिर जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं है।
व्यवहारों के बारे में पता ही नहीं है, उसको जो है कि बिजनेस की या मार्केट की समझ ही नहीं है। और जब तक मार्केट की समझ नहीं होगी तब तक समस्याएं हैं। और मार्केट को समझ करके चलना, मार्केट के साथ चलना एक अच्छे बुद्धिजीवी व्यापारी की पहचान है। मार्केट को समझ करके चलना और मार्केट के साथ चलना, ये एक अच्छे बुद्धिजीवी व्यापारी की पहचान है। मार्केट की मांग क्या है, इस कंसेप्ट को आपको देखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, मार्केट या ग्राहक कभी आपको बोलेगा नहीं सामने से आके। जैसे कोई प्रोडक्ट है, उदाहरण के तौर पर कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत मार्केट में माना कि 10,000 रुपए है। ठीक है, मार्केट में कितनी है? 10,000 रुपए है। आप उसी प्रोडक्ट को 11,000 बेच रहे हैं, 10,500 बेच रहे हैं। अब आपका कोई करीबी ग्राहक है, यानी कोई रिलेटिव या इस प्रकार का व्यवहार ग्राहक है जो आपसे बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया? मार्केट की परख नहीं रखी कि इस समय इसका मूल्य कम हुआ है, आपने वही रेट बना रखा। ग्राहक आपके पास आया, आपसे रेट लिया, उसने देखा कि यार कहीं और तो ये अच्छी चीज है, नया प्रोडक्ट इतने में मिल रहा है और ये हमें इतने में दे रहा है। वो आपसे बार्गेनिंग भी नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक व्यवहारता की बात आती है कि अरे यार देखो अच्छा नहीं लगेगा। क्या करेगा? वो आपको एग्जिट करेगा। हो सकता है उस समय वो आपसे खरीद ले, नेक्स्ट टाइम वो मूव कर जाएगा वहां से। यानी क्या? सीधी सीधी बात है कि मार्केट आपको कभी भी बोलता नहीं है, कहता नहीं है। मार्केट जब भी आपको एग्जिट करेगा पता भी नहीं चलेगा, वो आपको तुरंत छोड़ देगा। यदि आपने वर्तमान समय के अनुसार संशोधन नहीं किए तो मार्केट आपको एग्जिट कर देगा तुरंत। जैसे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि नोकिया में कोई कमी नहीं थी। नोकिया मोबाइल बहुत अच्छा हार्डवेयर था, एक समय बहुत नाम था, ब्रांड था, ब्रांड है भी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन नोकिया ने क्या नहीं किया? मार्केट की मांग को पूरा नहीं किया। उस समय जब सैमसंग ने एंड्रॉइड लॉन्च किया, यानी एंड्रॉइड के साथ में टाइजअप किया, सैमसंग चल उठा, बढ़ गया। यही बात नोकिया के साथ फिट होती तो शायद नोकिया बहुत अच्छा काम कर जाता, क्योंकि बहुत अच्छा हार्डवेयर था। सब मानते हैं कि विश्वसनीय था, कितना ही कैसा कर दो खराब बहुत कम होता था, चांसेस कम थे। पर क्या नहीं किया? मार्केट के अनुसार समझौता नहीं किया। एंड्रॉइड की मांग थी, उस मांग को पूरा नहीं किया। मार्केट ने ऐसा फेंका, बाहर कर दिया, तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो एक व्यापार के अंतर्गत व्यवहार के साथ साथ मार्केट की पकड़ होना भी बहुत जरूरी। की मांग क्या है, क्या संशोधन चाहता है, क्या नई टेक्नोलॉजी में रूपांतरण चाहता है। जैसे टेक्नोलॉजी नहीं, कई व्यापार ऐसे जो बिना टेक्नोलॉजी के चलते, लेकिन रूबरू वो टेक्नोलॉजी से होंगे। आज शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जहां पर टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जाती, चाहे वो अनाज का ही व्यापार क्यों ना हो, उसमें भी टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो हर व्यापार में कहीं ना कहीं आवश्यक संशोधन समय समय पर करने होंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारे एडवांटेज हैं जो शायद बखूबी आपको समझ में आए होंगे। अगला था टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट के प्रकार। तो पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या कहा गया? व्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते रखे जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत खाते। जैसे सभी व्यक्ति के खाते, राम का, मोहन का, श्याम का, ये सब क्या कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट। सोसाइटी का, ट्रस्ट का, बैंक का, कंपनी का, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब इसमें रूल कहता है आपका डेबिट और क्रेडिट वाला, जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। नॉन कॉमर्स वाले इसको बहुत आसानी समझ कर सकते हैं। डेबिट क्या, क्रेडिट क्या। जो भी आया वो डेबिट हुआ, हमारे पास जो भी प्राप्ति हुई वो सब डेबिट हुआ। माल आया डेबिट हुआ, पैसे आए डेबिट हुआ। यानी जो भी आया या पाने वाला जो है उसको डेबिट करे तो ऑटोमेटिक दूसरी सेकंड भी क्रेडिट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, बार बार हम इसका जिक्र भी करेंगे। यानी क्या कहा गया? पाने वाले को क्या करना है? आपको डेबिट करना है, और देने वालों को क्या करना है? क्रेडिट करना है। लेकिन ये नियम किसके लिए लागू है? ये पर्सनल अकाउंट के लिए लागू है। दूसरा रियल अकाउंट के लिए भी यही नियम लागू है, अंदर नहीं है इसमें, इसमें भी यही नियम लागू है। लेकिन क्या कहता है रियल अकाउंट? वस्तुगत खाते, जो खाते किसी वस्तु से संबंधित होते हैं वस्तुगत खाते कहलाते हैं। ऐसी वस्तु जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, केस, स्टॉक, इनको क्या कहेंगे? वस्तुगत खाते कहेंगे। इसमें भी क्या है रूल? क्या कहता है? व्यापार में आने वाली वस्तु को क्या करें? डेबिट। व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्या करें?
क्रेडिट, आने वाले को पाने वाले को डेबिट करे, जाने वाले को क्रेडिट करे। ठीक है। अब तीसरा अकाउंट है हमारा जिसके बारे में नेक्स्ट आगे दे रखा हुआ, नॉमिनल, नाम मात्र के खाते। ये यहाँ पे थ्योरी दे रखी है। नाम मात्र के खाते, जो खाते किसी भी प्रकार की इनकम एक्सपेंसेस या प्रॉफिट लॉस से संबंधित, आय व्यय से संबंधित होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, नाम मात्र के। जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, ये नाम मात्र के हैं। बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्चे नॉमिनल अकाउंट में रखे जाते हैं। सैलरी, रेंट, ये इसके एग्जाम्पल है। रूल क्या कहते हैं, समस्त हानि एवं खर्चों को डेबिट करें, समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करें। हालांकि अकाउंटिंग टैली की यदि हम बात करें तो ये खुद टैली कर देता है। ये काम कौन करता है, टैली। यदि हमने सभी मामले व्यवस्थित तरीके से करें तो खुद ही समस्त हानि को डेबिट कर देगा और समस्त आय को क्रेडिट कर देगा। एक क्रेडिट क्यों होता है, जो बैलेंस शीट में हमने जिसका जिक्र किया था, क्योंकि जो भी हमारी आय होगी वो आय असल में व्यापार से हुई है, लेकिन व्यापार की नहीं है, वो व्यापार के स्वामी का जो भी प्रॉफिट हुआ। जैसे हमारा बिजनेस है, बिजनेस से हमें 10,000 रुपये का लाभ हुआ, तो हम कहेंगे बिजनेस भाई तू नहीं कमाया, तू ही रख, इसका हम यूज नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं। यानी उसका यूज कौन करेगा, उसका स्वामी करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वो लाइबिलिटी, जब भी हमारा कोई प्रॉफिट होता है तो वो किधर खड़ा होता है, हमारे लाइबिलिटी तरफ खड़ा होता है, देनदारी नहीं है। फिर भी किधर, किसकी देनदारी है, हमारे स्वामी की देनदारी। तो जो प्रॉफिट होगा वो किधर खड़ा होगा, हमारी लाइबिलिटीज तरफ खड़ा होगा। टैली में हालांकि इस कंसेप्ट को करने की आवश्यकता नहीं, तो इसमें स्टूडेंट को ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं रहती है। टैली तो बड़ा प्यारा सा अच्छा सा एप्लीकेशन है जो खुद अधिकतर केस आपके निपटा देगा। यानी जिसको कहते हैं समाधान, समस्याओं का समाधान है टैली। फिर भी याद रखिएगा कि हमारे 3 प्रकार के खाते, क्योंकि जब भी कहीं इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो वहां पे बखूबी पूछे जाते हैं कि बताइए, चलो ठीक है आपने अकाउंटिंग किया तो कितने प्रकार के खाते होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आने वाले को जो है कि डेबिट करें, देने वाले को, जाने वाले को क्रेडिट करें। रियल अकाउंट में जो वस्तु आती है उनको डेबिट करें, जो जाती है उसको क्रेडिट करें। नॉमिनल अकाउंट में समस्त हानि लाभ को डेबिट, हानि और खर्चे, जितने भी खर्चे उनको क्रेडिट डेबिट करें, अपनी तरफ रखें, और लाभ को क्रेडिट करें। ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 प्रकार के हमारे अकाउंट हैं। अगला आता है बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस प्रकार के होते हैं, तो एक होता है मैन्युफैक्चर, जो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे सीमेंट बनाने का कारखाना है तो वो सीमेंट बनाती है। कंप्यूटर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग है, वो कंप्यूटर बनाता है। ऐसे कई जो भी प्रोडक्ट बनाने, मैन्युफैक्चरिंग व्यापार है, क्योंकि वो बनाने का ही काम कर रहे हैं। दूसरा है ट्रेडिंग, जो ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, यानी माल खरीदा, बेच दिया, ज्यादा मात्रा में खरीदा, अलग अलग डिवाइड कर दिया, या जो है कि बड़ी मात्रा में खरीदा और होलसेल के रूप में बेच दिया। लेकिन क्या कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, यानी एक बीच का मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, उसको हम कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा है सर्विस, सेवा, किसी से माल नहीं खरीद रहा लेकिन वो सेवा दे रहा है। जैसे आज एक हम अपनी ही बात करें तो हम आपको क्या दे रहे हैं, एक सेवा दे रहे हैं, हम कहीं से खरीद नहीं रहे, हम सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के अकाउंट टाइप ऑफ बिजनेस के, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग, सर्विस। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में थोड़ा सा कुछ मामले अलग आते हैं, डिफरेंट आते हैं। जैसे खर्चे जो है इनडायरेक्ट की अपेक्षा डायरेक्ट में चले जाएंगे, यानी जो मैन्युफैक्चरर उनके लिए सभी खर्चे और आय डायरेक्ट में जाएगी, और जो ट्रेडिंग है और सर्विस है इनडायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ में ट्रेड यानी व्यापार, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। पैसा, प्रोफेशन, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, पैसा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ये क्या है, इनको हम कहेंगे पैसा। क्या आपका प्रोफेशन क्या है। प्रोपराइटर, व्यापार का स्वामी, व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति जो आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करता है तथा लाभ प्राप्त करने के अधिकारी व हानि का जोखिम वहन करता है, व्यवसाय का या व्यापार का स्वामी कहलाता है।
जो भी आप बिजनेस करेंगे, क्या देखा होगा ना आपने, प्रोपराइटर और नाम लिख देते हैं, दुकान के आगे प्रो करके लिख देते हैं, प्रो है ना प्रोपराइटर, इसका स्वामी कौन है, जो इसको चला रहा है। पूंजी, कैपिटल, अपने व्यापार को चलाने के उद्देश्य से लगाया गया धन पूंजी कहलाती है। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए लगाया गया पैसा, माल या अन्य कोई संपत्ति पूंजी कहलाती है। यह व्यापार का दायित्व होता है, देनदारी होती है। आपने 1 लाख रुपए आपके पास पैसे थे, उसको व्यापार को दे दिए, तो व्यापार से वापस निकालेंगे। 1 लाख आपने लगाया और 1 लाख का 1 लाख ही है वो, तो उसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्या होगा, 1,10,000, तो 10,000 आपका प्रॉफिट हो गया। अब वो 10,000 प्रॉफिट हुआ और आपने कहा कि 10,000 में निकाल लो, अब चलता रहेगा बिजनेस, तो 10,000 आपने किसको दिया, कैपिटल को दे दिया, भाई हम इससे एग्जिट हो गए, जिसको हम ड्रॉविंग के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो वो एक समय बाद वापस देना होता है। गुड्स, जिस वस्तु को हम लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीद कर बेचते हैं उसे माल कहते हैं, उसको गुड्स कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो बखूबी आपको समझ में आए होंगे। अगला, जिनको आवश्यक भी है, परचेस, अधिकतर सभी को मालूम है, परचेस करते हैं जब व्यापारी द्वारा विक्रय हेतु यानी बेचने के हेतु माल की खरीद की जाती है, तो उसे हम परचेस कहते हैं। परचेस रिटर्न के मामले में ऐसा होता है कि हमने माल खरीदा, डिफेक्टिव हुआ या ज्यादा आ गया, बिना बिका रह गया, कई कारण हो सकते, तो हमने उस माल को अपने व्यापारी को वापस दे दिया, तो कहलाएगा परचेस रिटर्न, रिटर्न कर दिया उसको। सेल्स, जब भी हम कोई माल बेचते हैं तो उससे सेल्स कहते हैं। सेल्स रिटर्न के मामले में ऐसा होता है कि हमारे पास से जो बिका था वो वापस आ गया, उसको हम बोलेंगे सेल रिटर्न। ठीक है। डेटर्स, ये थोड़ा सा मामला अधिकतर स्टूडेंट को, जो न्यू स्टूडेंट है उनको परेशान करता है। डेटर्स क्या, क्रेडिटर्स क्या। तो जब भी आप माल खरीदते हैं, जहां से आप लेते हैं, जो आपका कहीं ना कहीं रिटेलर, होलसेलर है, वो क्या कहलाएगा, वो डेटर्स, क्रेडिटर कहलाएगा। वो लेनदार है, जिससे माल लिया तो माल के बदले में क्या लेगा, पैसा, तो वो आपका क्रेडिटर है। जब आप माल बेचते हैं तो बेच करके उससे क्या लेते हैं, पैसा, तो वो आपको पैसा देता है, तो वो आपका देनदार है। जो जिसने माल दिया वो आपका लेनदार है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे संधि क्रेडिटर्स, और जो देने वाला है उसको कहेंगे संधि डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स क्या है, जब हम किसी व्यक्ति या संस्था को उधार माल बेचते हैं तो उन्हें देनदार या संधि डेटर्स कहते हैं, यह हमारी संपत्ति होती है। जबकि क्रेडिट में जब हम किसी व्यक्ति या संस्था से उधार माल खरीदते हैं तो उसे लेनदार या सन्डी क्रेडिटर कहते हैं, यह हमारा दायित्व होता है, लाइबिलिटीज है ये हमारी। ठीक है, इसके बाद असेट्स, संपत्ति, जिसके बारे में हमने बैलेंस शीट में समझा। असेट्स से आशय बिजनेस के आर्थिक सोर्स है जिसका मूल्य होता है और जिसका उपयोग व्यापार के संचालन या आय अर्जन के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा भविष्य में लाभ पहुंचाएगा, वो हमारी असेट्स है। जैसे भूमि, भवन, मशीन, केस, ये सब हमारे असेट्स है। उसमें फिक्स असेट और करंट असेट दो अलग अलग है, लेकिन ये सब असेट्स, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये सब हमारे असेट्स हैं। ये सिर्फ इसमें क्या दिया गया, भूमि, भवन, मशीन, ये हमारी फिक्स असेट है। चलिए, फिक्स एसेट और करंट एसेट जिसकी हम बात कर रहे थे। फिक्स एसेट क्या है, जिसके हमने बैलेंस शीट में पिछले क्लास में उसको समझा भी है। यंत्र, भूमि, भवन, ये भवन लिखा, भवन तथा व्यवसाय में निजी उपयोग में होने वाले सभी यंत्र, फर्नीचर, प्रिंटर, कंप्यूटर इत्यादि। करंट एसेट क्या है, चल संपत्ति, नगद, रोकड़, बैंक इत्यादि। क्योंकि करंट है ना जो चालू, कभी रूपांतरण हो जाएगा। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए केस है, 1 लाख का माल खरीद लिया, तो केस किस में कन्वर्ट हो गया, माल में। माल बेचा फिर वापस केस में, तो ये करंट है जो रूपांतरित होती रहती है। लेकिन हमने पैनल खरीदा, तो ये क्या है, हमारी फिक्स एसेट। ये सर्विस रेवेन्यू जनरेट कर रही है, काम में आ रही है, लेकिन बेचने के उद्देश्य से नहीं लगाई है। तो वह तमाम असेट्स जो बेचने के उद्देश्य से नहीं लगाई थी, लाभ कमाने के लिए, सर्विस के लिए लगाई जाती है, लेकिन बेचने के उद्देश्य से नहीं लगाई जाती, असेट्स कहलाती, कैसी, फिक्स असेट। जैसे हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, व्यापार है, लेकिन उस व्यापार में हमने 100 कंप्यूटर खरीदे। अब 100 में 99 तो हमने बेचने के लिए स्टॉक में रखते हैं, लेकिन एक अपने यूज के लिए निकाल लिया ताकि हम पूरा व्यवहार उसमें रख ले। तो वो एक जो है वो हमारी फिक्स एसेट है, और बाकी की हमारी करंट एसेट्स है, जो कभी बिक करके, बेच करके, या हम जो उसको बोलते हैं सेल्स,
उसको करने के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या कहलाएगा, करंट असेट्स कहलाएगा। लाइबिलिटीज जो हमारी देनदारियां होती हैं वो सब हमारी लाइबिलिटी, किसी भी कंपनी के द्वारा किसी अन्य कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को दी जाने वाली राशि या मूल्य लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, लोन लिया है तो उसको चुकाना हुआ है, नहीं देनदारियां, वो हमारी लाइबिलिटीज है। रेवेन्यू राजस्व, राजस्व आशय से राशि से जो माल अथवा सेवाओं के सेल के नियमित रूप से प्राप्त होती है राजस्व कहलाता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, इसके बारे में हम बार बार जिक्र भी करेंगे, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। कई मामले ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट ने अकाउंटिंग किया, टैली किया, सेल परचेस भी एंट्री खूब करे, हमने कहा कि रेवेन्यू कितना जनरेट, बोले ये क्या चीज है भाई, आय कितना जनरेट हुआ वो तो देखो। एक अच्छा अकाउंटेंट स्टूडेंट, ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रेवेन्यू, डेबिट, आपका कैश में कितना है, स्टॉक, ये सब देख करके चलता है और लिख करके चले आप। हमने जिसका जिक्र किया ना कि कॉपी पेन रखें, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम क्लास नहीं जा रहे हैं। आप यदि एक शांत रूम में व्यवस्थित तरीके से बैठ करके पढ़ेंगे, ये आपको पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे डेफिनेटली टैली सीखना है, ये गारंटी है हमारी, बिल्कुल आप टैली सीख पाएंगे। हम एक एक चीज को डिटेल कर रहे हैं यहाँ पर क्या, कॉपी पेन भी लें आराम को, जितनी इच्छा हो, जरूरी कि आप पूरा वीडियो क्लास एक साथ में अटेंड करें। आपकी इच्छा हो रही है, बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, पहले सो जाइए, हल्का सा नींद ले लीजिए, उबासी आ रही है, चाय ले लीजिए, कहीं भी थोड़ा घूम के आ जाइए, टहल करके आ जाइए, फिर बैठ करके पढ़िए। जितनी इच्छा है उतना पढ़िए, पर जितना आपने पढ़ा है वो कंप्लीट पढ़िए, उतना पूरा कंप्लीट करिए, स्किप नहीं करना है। तब जाकर के आपको एक भी स्टेप आपने स्किप किया तो वो समझ में नहीं आएगा कहीं ना कहीं। एक्सपेंसेस, हमारे कई खर्चे व्यापार के अंतर्गत होते हैं, जैसे सैलरी, मकान किराया, बिजली बिल, है ना, तो ये सब क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं। व्यवसाय में माल वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन या प्राप्ति करने के लिए जो लागत आती है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। माल तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए भुगतान व्यय के अंतर्गत आते हैं। मजदूरी, भाड़ा, रेलगाड़ी तथा माल के वितरण एवं विक्रय पर भुगतान, वेतन, किराया, विज्ञापन व्यय, बीमा आदि भी व्यय में शामिल, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब आपको YouTube के माध्यम से बहुत कम वीडियो मिलने वाले हैं। हमारे ये सारे वीडियो, ये कंटिन्यूस वीडियोस हमारे ऐप पर टैली एडवांस पैरामीटर के अंतर्गत मिलने वाले हैं और उसके लिए आपको इसका पेमेंट करना होगा। टैली प्लस एडवांस एक्सेल की जो फीस है वो मात्र 1500 रुपए है और उसमें सारा डिटेल क्लास आपको पूरा मिलने वाला है मात्र 1500 रुपए में। एक बहुत ही नॉमिनल फीस है। साथ ही साथ इसमें आपको नोट्स पैरामीटर जो हमने बताया था वो भी मिलने वाला है। हमारे पास शायद यहाँ पर निकले भी रखे हुए हैं हमारे पूरे नोट्स, सॉरी यहाँ पर टैली वाले नहीं है मेरे पास, आई थिंक है। आप क्या करिएगा कि जो आपको नोट्स मिले उस नोट्स का PDF का आप प्रिंट निकला सकते हैं और आप चाहें तो हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये पूरा व्यवस्थित तरीके से हर चीज को हमने डिटेल इसमें एक्सप्लेन किया है जो आपको हमने बताया था। तो यहाँ पर आप नोट्स प्रिंट निकाल लीजिए और उसके बाद इसे पढ़िए। हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप नोट्स में मिल जाएगी प्रिंट में, जो हमने बताया था आपको, जिसका जिक्र हमने पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से कर दिया है। तो वो कर सकते हैं। आप टैली ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पर अपना नाम लिख करके सेंड कर सकते हैं। हम आपको अपना UPI नंबर देंगे, वहां पर आप अपना फी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और जैसे जैसे हमारे वीडियोस आते जाएंगे आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। साथ ही साथ जब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हेल्प भी मिलने लग जाएगी, यानी आप हमें मैसेज करेंगे पर्सनली, हम जब भी समय निकलेगा बिल्कुल आपको या तो उसी समय कॉल कर दिया जाए और जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाए, या फिर आपका सिस्टम को ऑनलाइन ले लिया जाए और हम यहीं से आपकी जो समस्या है उसको बता देंगे कि उसका हल क्या होगा, कैसे आपको करना है। और बखूबी निश्चिंत रहिए। एक कई मामले में स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर फीस पे कर दी इसके बाद क्या, आपको डाउट लगता है समझ में नहीं आ रहा है हमारी क्लासेस, बखूबी आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, ये हमारी तरफ आश्वासन आप मान लीजिए उसको।
ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए और बखूबी ज्वाइन करिए, और काफी स्कोप है वर्तमान समय। हाँ, हम तो यूं कहेंगे कि हर चीज में एक स्कोप है, और आप एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट यदि है बने हैं, आपको स्किल आता है, काम करना आता है, तो आपका सर्विस आप ही दे सकते हैं। जिसमें जो एबिलिटीज हैं वो वही दे सकता है, वो व्यक्ति उसकी अपनी योग्यता को बस सिद्ध कर दे। ये आपको बस उस कंसेप्ट पर रहना। चलिए, आज की क्लासेस में इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे का कंसेप्ट समझेंगे।